नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा चैनल। दोस्तों, अब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी एवं इस देश के लिए राहु ग्रह साबित हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर इस देश में हंगामा कर रहे हैं, इस देश के संसद में जो बजट सत्र चल रहा था, उस पूरे बजट सत्र को इस हंगामे का भेंट चढ़वा दिया। इस देश के लोगों के इस देश के लोगों का करोड़ों रुपए बर्बाद करवा दिया अपने हंगामे की वजह से। उन हंगामों के ऊपर एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता ने जिस तरह का प्रहार किया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से अभी राहुल गांधी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के द्वारा सवाल पूछे जाने पे उनका हवा निकाल रहे थे, उसी तरह से इस वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस पार्टी का हवा निकाल दिया। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक विदेशी शॉर्ट सेलर कंपनी, जिसका धंधा है कि वो एक बड़े-बड़े कंपनियों में फर्जी रिपोर्ट तैयार करके उसके शेयर को टारगेट करे और उससे वो अपना पैसा बनाए। उसी एक एजेंडाधारी, प्रोपेगेंडाधारी कंपनी हिडनबर्ग के रिपोर्ट पे इस देश में हंगामा कर रहे थे। एक देश के उद्योगपति के खिलाफ ये माहौल बना रहे थे, जिससे इस देश के और सिर्फ उस उद्योगपति का ही नहीं, इस देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस देश के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके उस एजेंडे पे ऐसा जोरदार प्रहार किया है इस वरिष्ठ नेता ने, कांग्रेस पार्टी के उन तमाम एजेंडों पे, जिन एजेंडे को लेकर अभी वो पूरी कांग्रेस पार्टी एवं उनके नेता काले कपड़े पहनकर अपना काला धंधा जो उनका है अतीत में किया हुआ, उसको दिखा रहे थे, उसके ऊपर विराम लगाने की कोशिश किया। जी हाँ, दरअसल पिछले कई महीनों से कांग्रेस पार्टी समेत इस देश के अधिकतर विपक्षी दलों का एक ही मांग रहा है कि जो गौतम अडानी के ऊपर जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया है, उस पे जेपीसी जांच हो, उसका जेपीसी जांच हो। जेपीसी क्या होता है? जेपीसी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होता है, जो कि संसद का जो सदस्य होता है, उन लोगों के द्वारा तैयार किया गया एक कमेटी होता है, जो किसी मुद्दे को जांच करती है। उस जांच के लिए किस तरह का हुड़दंगाई किया गया इस देश के संसद में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उस सभी आपने देखे होइएगा वो विजुअल। किस तरह से विपक्षी दलों का नेता सियार की तरह शोर मचा रहे थे, वी वांट जेसीपी, वी वांट जेसीपी। उस जेसीपी का भी हवा निकाल दिया इस नेता ने। वो जो नेता है, महाराष्ट्र के एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी हैं। जी हाँ, शरद पवार जी ने अभी 2 दिन पहले एनडीटीवी के, जी एनडीटीवी कौन? वही गौतम अडानी वाला टीवी, क्योंकि अब एनडीटीवी का भी मालिकाना हक गौतम अडानी जी के पास ही है। उस एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के इस एजेंडे पे जिस तरह से प्रहार किया है, उससे यही लग रहा है कि राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस पार्टी का हवा निकल गया। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, वो तमाम भ्रष्टाचारी एवं भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं का, जो इस मुद्दे के माध्यम से, इस एजेंडे के माध्यम से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का कोशिश कर रहा था, उनका भी हवा निकल गया। जी हाँ, दरअसल जब शरद पवार जी से पूछा गया कि जिस तरह से विपक्षी दल पिछले कई एक महीनों से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गौतम अडानी को टारगेट कर रहे हैं एक विदेशी एजेंडों के ऊपर, वो कितना सही है? उस पर शरद पवार जी ने कहा कि हमने कभी इसका नाम भी नहीं सुना था। जी हाँ, दरअसल ये हिडनबर्ग के लिए कह रहे हैं, हमने कभी इसका नाम भी नहीं सुना था। जिसने बयान दिया उसका बैकग्राउंड क्या है? जब कोई व्यक्ति कोई इशू उठाता है, कोई मुद्दा उठाता है, उस पर देश में हंगामा होता है, इसकी कीमत देश के ओवरऑल सिचुएशन इकोनॉमी को
झेलना पड़ता है। हमको इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह टारगेट किया गया है ऐसा लगता है। जी हाँ, दरअसल शरद पवार जी ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि ये जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट गौतम अडानी पे था, वह बिल्कुल ही गौतम अडानी को नहीं, बल्कि इस देश के इकोनॉमिक को टारगेट किया गया था। और यह बात जिस समय यह रिपोर्ट आया था तथाकथित हिडनबर्ग का, उस समय भी बहुत से लोगों ने कहा था कि यह रिपोर्ट अडानी के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत के बढ़ती हुई इकोनॉमी के खिलाफ है। और वही बात आज कमोबेश शरद पवार जी भी कह रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि शरद पवार जी की बातों को सुनने सुनने के बाद उन चमचे चाटुकारों के दिमाग में कुछ घुसेगा, वो कुछ समझ पाएंगे यह किस तरह का एजेंडा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चला रहा है इस देश में, जिसको वो अपना आका मानते हैं, इस देश का भावी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं। बनेंगे या नहीं बनेंगे उसमें तो संभावना कितनी है वो बात की बात है, पर वो लोग किस तरह के एजेंडे को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल ग्रुप, इस पर हमला किया गया ऐसा लगता है। उन्होंने कहा कि पर्सनली इस इंडस्ट्री ग्रुप को, यानी अडानी इंडस्ट्री ग्रुप को के ऊपर हमला किया गया है ऐसा लगता है। दरअसल यह शंका उनके अंदर भी है कि हो ना हो ये विदेशी एजेंडा है जो गौतम अडानी के माध्यम से इस देश के इकोनॉमिक को टारगेट किया गया है, और इस बात को हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया, जिस तरह से इस मुद्दे पे शोर शराबा और हंगामा किया गया, उतनी जरूरत नहीं था। जरूरत से ज्यादा इस मुद्दे को दिखाया गया, इसमें ज्यादा रिएक्ट किया गया, जो कि गलत है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, और वह मुद्दा इस देश के लोगों से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये बात सही है, इस देश के विपक्षी पार्टियों को शायद अब ये समझ में ही नहीं आता कि कौन सा मुद्दा इस देश के लोगों से जुड़ा हुआ है, इस देश के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और कौन से मुद्दे से हम इस देश के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अभी 2014 से पहले इस देश में कुछ प्रचलित मुद्दे हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? बिजली, पानी, सड़क। जी हाँ, हर एक चुनाव में बिजली, पानी, सड़क और महंगाई, इन तमाम मुद्दों पे एक माहौल बनता था जो कि जनता से जुड़ा हुआ होता था, जनता उस पर रिएक्ट भी करती थी। पर 2014 के बाद से जो वर्तमान का सरकार है, उन्होंने इस तरह से काम किया है कि इस देश के तमाम विपक्षी दलों के पास बिजली, सड़क, पानी और महंगाई पे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। संसद में बहस करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। शरद पवार जी ने भी इस इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह से इस मुद्दे पे विपक्षी दल रिएक्ट कर रहे हैं, उससे यह लगता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और यह बात सही है। उसके बाद इन कांग्रेसियों का एक और मांग था जेपीसी का। पहले तो इन्होंने कहा कि या तो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाया जाए या जेपीसी करवाया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनिशिएटिव लेकर इस पर एक जांच कमेटी बैठा दी है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे जानकार लोग हैं, हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे शरद पवार जी से भी पूछा गया कि जो जेपीसी का मांग किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि जेपीसी का मांग करना कोई गलत नहीं है, पर इस मुद्दे पे जब सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बना दिया है, टीम बना दिया है जांच के लिए, और उनको समय भी दे दिया गया है कि इतने समय में आपको जांच रिपोर्ट देना है, फिर उसके बाद जेपीसी का मांग करना बिल्कुल उचित नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि दरअसल ये लोग जेपीसी का मांग कर क्यों रहे थे। तो उन्होंने बताया, उन्होंने जो कहा, उनके बातों से जो समझ में आया वो मैं बता रहा हूं। उनका कहना था कि जेपीसी किसी मुद्दे पे इसलिए मांगा जाता है कि इस मुद्दे को लंबा खींचा जाए। तो लंबा खींचा जाने का मतलब क्या है? दरअसल विपक्ष के पास जिस तरह से मुद्दों की कमी है, वो जेपीसी के माध्यम से चाह रहे थे कि अगर जेपीसी इस पे बैठ जाए तो 2024 तक इस मुद्दे को हम ले जा सके, जिसमें वह नाकाम हो गए हैं, क्योंकि जेपीसी का गठन नहीं हुआ है, जिसको शरद पवार जी उचित मान रहे हैं। उनका कहना है कि जेपीसी में जांच की हुई अब तक जितने भी मामलों की जांच जेपीसी के द्वारा हुआ है, उनमें से किसी भी मामले में
दोषी पक्ष को दोषित साबित नहीं किया गया है। हर एक मामले में वो बच जाते हैं, क्योंकि जेपीसी का एक गठन प्रक्रिया वो इस तरीके का है कि उसमें 21 सदस्य होते हैं, जिसमें से अधिक संख्या जो सत्ताधारी दल होता है उनका होता है और कम संख्या विपक्ष का होता है। तो यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जिस कमेटी में जिसकी संख्या ज्यादा होगी वह उस रिपोर्ट को अपने पक्ष में लाने का कोशिश करेंगे, और ऐसा होता हुआ आया है। इन्होंने शरद पवार जी ने उदाहरण भी दिया है कि किस तरह से पिछले जिन मामलों में, चाहे बोफोर्स हो, 2G हो, या और भी मामले ऐसे आए हैं जिसमें जेपीसी बना, उसका नतीजा कुछ नहीं रहा, उसमें हमेशा सत्ता पक्ष के समर्थन में ही जाती थी। तो इसको लेकर भी शरद पवार जी ने कह दिया कि नहीं, जेपीसी का जो मांग किया जा रहा है वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सही है, उनके जांच रिपोर्टों पे भरोसा करना चाहिए। उसके बाद इस देश में विपक्षियों के पास एक और मुद्दा था, एक और मुद्दे पे नंगा नाच करते थे, वो मुद्दा था ईवीएम का। जिन क्षेत्रीय छत्रपों को ईवीएम में कमी दिखती थी, और कमी क्यों दिखता है, कमी इसलिए दिखता है कि जब वो अपने क्षेत्र में हार जाते हैं तो उनको ईवीएम गलत दिखने लगता है, और जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक रहता है। यह धारणा बन चुका है, सभी जानते हैं। इस ईवीएम के मुद्दे पे शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार जी ने शरद पवार जी से भी आगे जाकर जिस तरह का प्रहार किया है इस देश के क्षेत्रीय छत्रपों पे, जिनको लगता है कि ईवीएम में कोई कमी है, उनका भी हवा इन्होंने निकाल दिया। दरअसल अजीत पवार जी ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि ईवीएम में कोई कमी है, क्योंकि अगर कमी होता तो इस देश के जिन जिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है वो सरकारें नहीं होती। और उन्होंने कहा कि ईवीएम पे सवाल कौन उठाता है, ईवीएम पे सवाल वही नेता उठाता है जिनको ऐसा लगता है, भ्रम हो जाता है कि वो हार नहीं सकते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो उनकी जो हार हुई है वह जनता के द्वारा हुई है, जनता ने उनको हराया है, वो लोग ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। पर हमें नहीं लगता कि ईवीएम में कोई कमी है। ईवीएम एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है चुनाव कराने का, जिसमें कोई कमी नहीं है। उन्होंने बाकायदा कहा कि अगर ईवीएम में कोई कमी होता तो पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सब जगहों पे विपक्षी दलों का सरकार नहीं होता, वो कैसे जीत पाता, जीत ही नहीं पाता। इसलिए ईवीएम पे भी सवाल उठाना बिल्कुल ही मूर्खता है, एक तरह से उन्होंने यही कहा। तो इन मुद्दों पे जिस तरह से अडानी पे, जेपीसी पर शरद पवार जी ने कहा, और जिस तरह से ईवीएम पे अजीत पवार जी ने कहा, इससे स्पष्ट हो चुका है कि देश में जो विपक्षी दल है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के सामने ले जाने का, सरकार से बहस करने का। इसलिए वो इस तरह के विदेशी एजेंडों पे, झूठे एजेंडों पे, झूठे नैरेटिव पे राजनीति करना चाहती है, लोगों को भ्रमित करना चाहती है, जो कि अब संभव नहीं है। और इस देश के लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर शरद पवार जैसे नेता, जो कि बहुत पुराने वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, ये सब भी पूर्व कांग्रेसी ही हैं, इन सबका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा रहा है और बहुत अच्छा रहा है। जब इन जैसे नेता स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि अडानी मुद्दा बिल्कुल गलत है, यह भारत के आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की विदेशी साजिश है, उधर अजीत पवार जो कि राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं राहुल गांधी से ज्यादा हैसियत रखते हैं, जमीन पे ज्यादा पकड़ रखते हैं, उन सब का एक जनाधार है अपना, वह जिस तरह से कह रहे हैं कि ईवीएम का जो मुद्दा है वो भी गलत है, इस पे सिर्फ एक तरफा मुद्दा उठाया जाता है। तो इन तमाम मुद्दाओं पे जिस तरह से इन पवार परिवार ने बात किया है, इससे अब स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इन कांग्रेसियों के पास, इन विपक्षियों के पास, इन भ्रष्टाचारियों के पास कोई और मुद्दा नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।